हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इस सर्वेक्षण 1 में आपको क्या क्या देखना है और आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। फिर हमने पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था जिसमें हमने उसका सिलेबस देखा था। फिर हमने सर्वे का इंट्रोडक्शन देखा था कि सर्वे आखिर क्या है, ठीक, और सर्वे का इतिहास क्या रहा है, सर्वे का डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, सर्वे का इतिहास कितना पुराना है, ठीक। फिर हमने देखा सर्वेक्षण की परिभाषा देखी, ठीक, और फिर हमने सर्वेक्षण देखा और लेवलिंग में अंतर देखा, यानी तलेक्षण में अंतर देखा। फिर हमने देखा सर्वेक्षण कार्य के लिए क्या क्या आपको विषयों की जानकारी होनी चाहिए। फिर हमने उद्देश्य देखे, सर्वे के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। हम क्षैतिज दूरियाँ ज्ञात कर सकते हैं, हम ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, हम नक्शा तैयार कर सकते हैं, हम मिट्टी का कटान भराव ज्ञात कर सकते हैं, हम मौके पर फील्ड में विन्यास कर सकते हैं उसका, यानी लेआउटिंग कर सकते हैं। फिर हमने वर्गीकरण देखा था कि इस वर्गीकरण हम बहुत तरह से कर सकते हैं। तो हमने वर्गीकरण हम कई तरह से कर सकते हैं, जैसे कि पहले तो भूवक्रता के आधार पर, यानी जो पृथ्वी की वक्रता है उसको अगर ध्यान में रखते हुए हम करें तो समतल सर्वेक्षण और भूपृष्ठीय सर्वेक्षण। समतल सर्वेक्षण में हमने देखा था कि जब पृथ्वी की सतह को समतल मान लिया जाता है, ठीक, और भूपृष्ठीय सर्वेक्षण में हमने देखा था कि भूमि की जो वक्रता है उसको ध्यान में रखते हुए जो सर्वेक्षण किया जाता है उसे भूपृष्ठीय सर्वेक्षण कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था और कई आधार हो सकते हैं, जैसे क्षेत्र के आधार पर हमने देखा कितने टाइप के होते हैं। हमने टोपोग्राफिकल देखा, कैडस्ट्रल देखा, नगर सर्वेक्षण देखा, जलराशि सर्वेक्षण, हवाई सर्वेक्षण, खगोलीय सर्वेक्षण। फिर उद्देश्यों के आधार पर हमने देखा सर्वेक्षण कितने प्रकार के होते हैं। फिर हमने देखा उपकरणों के आधार पर हमने शुरू किया था। इसमें हमने देखा कि आवीक्षण सर्वेक्षण होता है, यानी रेकोनेंस सर्वे होता है, जिसमें हम मौके पर अनुमान लगाते हैं कि इस सर्वे क्षेत्र में जाकर अनुमान लगाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। इसमें कोई ज़्यादा बड़े इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं किया जाता, एक तरह से जनरल इंस्पेक्शन भर है ये। फिर हम जरीब सर्वेक्षण, ये आपका एक चैप्टर भी है, यूनिट भी है, सेकंड यूनिट। जरीब सर्वेक्षण, जरीब एक डिस्टेंस मेजरिंग आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, उपकरण होता है जिससे हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। इसमें तो जैसा सर्वेक्षण का नाम होगा, जिस उपकरण पर यूज किया जाता है उसी उपकरण के ऊपर उसका नाम रख दिया जाता है। जैसे दिक्सूचक को हिंदी में कुतुबनिमा भी कहते हैं, यानी कंपास भी बोलते हैं, ठीक। तो अगर कंपास आप यूज़ कर रहे हैं तो अब कंपास सर्वे कहलाएगा वो, ठीक। अब जरीब सर्वेक्षण में केवल रैखिक मापें ली जाती हैं, दिक्सूचक में कोणीय मापें ली जाती हैं। फिर पटल सर्वेक्षण आता है आपका, ये तीनों आपके सिलेबस में है, ठीक। पटल सर्वेक्षण आपका जिसमें प्लॉटिंग का काम और डाटा कलेक्टिंग दोनों साइट पे ही हो जाता है, ऐसे सर्वेक्षण को हम कहते हैं पटल सर्वेक्षण। फिर थियोडोलाइट सर्वेक्षण आता है आपका, ठीक। थियोडोलाइट एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल आप मेजर कर सकते हैं। फिर टैकोमेट्री होता है, ये पर्वतीय क्षेत्रों में यूज होता है जहाँ पे ऊबड़ खाबड़ होती है ज़मीन आपकी, इसमें रैखिक तथा कोणीय दोनों मापें ली जाती हैं। फिर फोटो सर्वेक्षण होता है, ठीक। आकाशीय सर्वेक्षण होता है ये फोटोग्रामेट्री, ठीक। तो ये उपकरणों के आधार पर सर्वेक्षण को इस आधार पर आप बांट सकते हैं। फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है सर्वेक्षण के मूलभूत सिद्धांत, यानी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। इससे इस चैप्टर के अंदर अगर कहीं से क्वेश्चन बनता है तो वो ये है आपका, ठीक। इससे क्वेश्चन बहुत बनता है, बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक। और इसको यही आपका पूरे जितने भी टाइप के सर्वे देखे हैं आपने, सबका एक बेसिक फंडामेंटल है, बेसिक प्रिंसिपल है, यानी मूलभूत सिद्धांत है, ठीक। तो इसमें पहला है पूर्ण से अंश की ओर सर्वेक्षण कार्य को बढ़ाना। इसके मतलब ये है कि आपको जिस भी क्षेत्र का सर्वेक्षण करना है, मान लीजिए कोई क्षेत्र है, इसमें आपको सर्वे करना है, तो आप सर्वे कार्य बाहर से अंदर की ओर बढ़ाएंगे। यानी पहले आप खाका तैयार करेंगे उसका, यानी उसका एक ढांचा बनाएंगे, ठीक। ढांचा बनाने के बाद आप जितना हो सके त्रिभुजों में बांट लिया जाता है उसको। फिर आप जैसे पूर्ण काम कर लिया आपने, यानी पूरी बाउंड्री निर्धारित कर दी उस सर्वे कार्य की, ठीक। अब फिर आप अंदर की तरफ की जो डिटेलें हैं, ठीक, इनको छोटे छोटे त्रिभुजों में बांट के आप डिटेल ले सकते हैं, ठीक। तो ये पहले पूरा काम करेंगे, यानी पूर्णता से शुरू करेंगे आप, पूर्णता से शुरू करते हुए फिर अंश की ओर काम को बढ़ाएंगे। फिर इस क्षेत्र को पूरा काम करेंगे, इस क्षेत्र का अंश, फिर इसका काम करेंगे, इसका काम करेंगे, इस ट्रायंगल का काम करेंगे। तो आपने क्या किया, पूर्णता से शुरू करके अंश की ओर गए, ठीक। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा करने से अगर मान लीजिए कोई ये सर्वे क्षेत्र था आपका और ये आपने खाका तैयार किया था और इसको त्रिभुजों में बांट दिया था।
ठीक। तो जब आप पूर्णता से इसकी बाउंड्री फिक्स कर देंगे, ठीक, कि बाउंड्री फिक्स करने के बाद जब आप छोटे क्षेत्र में सर्वे करेंगे, मान लीजिए इसमें कुछ त्रुटि होती है, तो ये त्रुटि इस क्षेत्र में नहीं जाने पाएगी, और ऐसे करके ना इस क्षेत्र में जाने पाएगी ना इस क्षेत्र में जाने पाएगी, इसी क्षेत्र में सीमित रहेगी और ये बड़ा रूप नहीं ग्रहण करेगी। ठीक। अगर मान लीजिए आप उल्टा काम शुरू करते हैं, आप क्या करते हैं, अगर आप छोटा कोई सर्वे क्षेत्र को छोटे छोटे क्षेत्रों में करने के बाद, ठीक, फिर उसको पूर्णता से ले जाते, पूर्ण काम करते हैं, तो ये क्या होगा, बाद में आपका क्षेत्र बढ़ जाएगा, जितना होना चाहिए उतना नहीं रहेगा, तो ये एरर आ जाएगा। ठीक। अगर आपने बाउंड्री फिक्स नहीं की उस क्षेत्र की, तो आप पहले उस क्षेत्र की बाउंड्री फिक्स कर देंगे। ठीक। बाउंड्री फिक्स करने के बाद आप मुख्य नियंत्रण बिंदु बहुत ही शुद्धता से चयन करेंगे। ठीक। फिर जो आपके छोटे छोटे मुख्य अन्य महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, यानी कम महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसको आप किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट जिसकी शुद्धता जो है बहुत कम हो, उससे भी आप मेजर कर सकते हैं। ठीक। तो ये है आपका पूर्णता से अंश। इसका क्या यूज है ये बता दिया। क्यों करते हैं, ताकि जो आपकी त्रुटियाँ हो रही हैं वो किसी क्षेत्र में सीमित रहे, उसको बड़ा रूप ना ले पाए उसका। ठीक। अब आपके पास है दूसरा प्रिंसिपल। उस प्रिंसिपल के अनुसार अगर आपको नए बिंदुओं की स्थापना करनी है तो कम से कम आपको 2 मेजरमेंट लेनी पड़ेगी। ठीक। 2 मेजरमेंट लेनी पड़ेगी। मेजरमेंट का मतलब 2 मापे लेनी पड़ेगी। मापे कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई आर बिंदु है, ठीक, और आपको स्थिति ज्ञात करनी है पी और क्यू लाइन से, तो आप क्या करेंगे, पी आर लाइन की डिस्टेंस मेजर करेंगे और क्यू आर लाइन की डिस्टेंस। तो आपने 2 रैखिक मापे ले ली। ठीक। तो आप आर की जो स्थिति है वो 2 रैखिक मापों से पता लगा रहे हैं। अब तीसरा मान लीजिए आपके पास पी और क्यू कोई देखा है, आपको आर की स्थिति पता करनी है, तो आप क्या करेंगे, ये बिंदु से आप लंब डालेंगे, लंब डाल के इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे L1, और कितनी दूरी पर है ये डिस्टेंस निकाल लेंगे L2। ठीक। यानी ये पॉइंट कितनी दूरी पे आपने लंब डाला ये निकालेंगे L2। तो ये आपने दोनों रैखिक मापों से यूज़ किया। फिर इन दोनों में रैखिक माप ही यूज हो रही है, कोणीय माप कहीं नहीं। ठीक। आप ये एंगल मेजर नहीं कर रहे हैं, आप केवल लंब डाल रहे हैं उसके ऊपर। ठीक। फिर आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं पी क्यू कोई रेखा है आपके पास, आर की स्थिति निकालनी है, तो आप क्यू आर की लेंथ मेजर कर लीजिए, यानी डिस्टेंस मेजर कर लीजिए, और एंगल मेजर कर लीजिए अल्फा, यानी कोण माप कर लीजिए अल्फा। तो आपने क्या किया, एक डिस्टेंस मेजर की और एक एंगल मेजर किया। ठीक। तो ये कम से कम 2 मेजरमेंट लेनी पड़ेंगी आपको किसी नए बिंदु की स्थापना के लिए। अब नया बिंदु क्या है, हर जगह आ रहा है, और आपके 2 संदर्भ बिंदु कौन से हैं, पी और क्यू हैं। पी क्यू आपके संदर्भ बिंदु हैं, मतलब रेफरेंस पॉइंट है। अब डी देखिए, डी में क्या है, डी में आप क्या कर रहे हैं, आप दोनों तरह से एंगल मेजर कर रहे हैं, अल्फा मेजर कर रहे हैं और बीटा मेजर कर रहे हैं। ठीक। इस प्रकार से आपने आर की जो स्थिति है वो फाइंड कर ली, किसके संदर्भ में, पी और क्यू के संदर्भ में। तो कम से कम 2 आपको मापें लेनी पड़ेंगी। अब वो कोई भी माप हो सकती है, कोणीय रैखिक कोई भी माप हो सकती है। फिर क्या कर सकते हैं आप पी आर की डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं और क्यू ये अल्फ़ा एंगल मेजर कर सकते हैं। तो ये फिर आपने L1 मेजर किया और अल्फ़ा मेजर किया, तो आपने 2 मापें ली। तो ये आपका है सर्वे का बेसिक प्रिंसिपल। दूसरा क्या है, अगर आपको किसी भी नए बिंदु की स्थापना करनी है तो कम से कम 2 संदर्भ बिंदुओं से या फिर 2 मापों के द्वारा ही आप करेंगे। ठीक। तो ये आपका है सर्वे का मूलभूत सिद्धांत है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आते हैं आपके, तो इससे क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक। तो ये आप तैयार करेंगे अच्छे से। अब इसके बाद अभी कैसे करते हैं होल टू पार्ट फिर से एक बार देख लेते हैं, यानी ये पूर्णता से कैसे करते हैं, पूर्णता से अंश वाला काम जो करते हैं। इसमें क्या किया आपने, जो सर्वे रेखा, ये कोई सर्वे एरिया है, आप क्या करेंगे, पहले मेजर कंट्रोल पॉइंट स्टैब्लिश करेंगे, यानी ए बी सी डी ये आपके मुख्य बिंदु हैं, कंट्रोल बिंदु हैं। ठीक। फिर इसमें आप रेखा दौड़ाएंगे, रेखा दौड़ाएंगे मतलब इसका बाउंड्री फिक्स कर दिया आपने, पूर्णता से इसको पूर्ण कर दिया, इसको पहले पूर्ण कर दिया, फिर आप छोटे छोटे अंशों में इसको बांट के इसके ऊपर सर्वे करेंगे। ये देखिए छोटे छोटे अंश हैं। ठीक। तो आप क्या करेंगे, पूरा पहले बाउंड्री निर्धारित करेंगे, उसके बाद उसके छोटे छोटे अंशों में सर्वे करेंगे। इससे क्या होगा कि कोई भी सर्वे अगर एरर हो रही है किसी भी पॉइंट में तो वो दूसरी जगह पे नहीं फैल पाएगी। मान लीजिए अब इसको समझना कैसे है, तो समझिए, देखिए तो कैसे समझ सकते हैं आप कि ये एरर कैसे फैल रही है। मान लीजिए हमको कोई डिस्टेंस मेजर करनी है ए से लेके बी तक। अब पहले केस में हमने क्या किया, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट किया, यानी पूर्ण से अंश की तरफ काम किया। हमने क्या किया, पहले एक
और बी की जो स्थिति है एक्यूरेसी से ज्ञात कर ली, यानी बहुत ही शुद्धता से प्राप्त कर ली। अब उसके बाद हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। तो अब हम करेंगे क्या, सी की स्थापना करेंगे ए को रेफरेंस मान के, ठीक, क्योंकि ए हमारा मुख्य बिंदु है। इसी तरह से बी का जो रेफरेंस लेके हम जी की स्थापना करेंगे, एफ की स्थापना करेंगे। मान लीजिए किसी कारणवश जब डी की स्थापना हम कर रहे थे ए को रेफरेंस लेके, तो हमसे कुछ चूक हो गई और हम डी ना लेके डी पे चले गए, डी डैश पे चले गए, ठीक। तो हमने डी डैश मेजर कर लिया, आपका डी डैश मेजर कर लिया, ठीक। अब फिर मान लीजिए ई की स्थापना की हमने, ई की स्थापना बी के रेफरेंस में की, तो मान लीजिए शुद्धता से मिलेगी हमको। तो ये जो डी है, अगर हम इसकी ये जो डी है आपका, इसमें जो एरर हुई है वो आपको ई में नहीं दिख रही, एफ में नहीं दिख रही और जी में नहीं दिख रही। क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि ई, एफ, जी और सी ये इंडिपेंडेंट हैं किसके, ये जो आपने डी स्थापित किया इससे इंडिपेंडेंट है, यानी मुक्त है। ये किसके रेफरेंस से लेके स्थापित किया आपने, ये ए से और बी से स्थापित किया। इसीलिए इस डी की एरर, यानी डी की जो त्रुटि है वो ई, एफ, जी और सी में नहीं आने पाई, ठीक। अगर मान लीजिए आप उल्टा काम करते हैं, क्या करते हैं उल्टा, आप पहले करते हैं यानी पार्ट टू होल करते हैं, यानी अंश से पूर्णता की ओर जा रहे हैं, तब क्या होगा आपके साथ, देखिए मान लीजिए ये कोई बिंदु है आपके पास ए, ठीक, आपने ए स्थापित किया, अभी आपने बी स्थापित नहीं किया, ठीक, आप ए स्थापित कर रहे हैं और ए का जो है आप रेफरेंस लेके यानी संदर्भ लेके सी को स्थापित कर रहे हैं, ठीक। मान लीजिए किसी कारणवश सी में कुछ गलती हो गई, सी डैश पे पहुंच गई, तो अब क्या करेंगे, अब डी का स्थापना आप करेंगे सी को लेके रेफरेंस। तो हमको पता है कि भाई सी में पहले से ही गलती है, तो ये डी में और गलती हो जाएगी, यानी एरर बढ़ जाएगी, ठीक। अब ई की स्थापना करेंगे तो हमको पता है हम डी डैश की स्थापना लेके करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने मुख्य नियंत्रण बिंदु से तो स्थापित नहीं किए हैं ये, ठीक। तो ये ई में तो कुछ एरर बढ़ेगी, फिर एफ में भी ऐसे बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि एफ को आपने ई डैश को लेकर संदर्भ लेकर स्थापित किया, जी को आपने एफ डैश को लेकर स्थापित किया संदर्भ में, फिर बी को आपने जी डैश को संदर्भ में लेकर स्थापित किया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं एरर बढ़ती जा रही है आपकी, यानी त्रुटि बढ़ती जा रही है जब आप अंश से पूर्णता की ओर जाएंगे, ठीक। तो ये काम कभी नहीं किया जाता सर्वे कार्यों में, सर्वे कार्यों में ये काम किया जाता है, कौन सा, सर्वे कार्यों में ये काम किया जाता है आपका होल टू पार्ट, यानी पूर्णता से अंश की ओर। अब हम चलते हैं अपने नए टॉपिक को। नया टॉपिक क्या हमारे पास है, नया टॉपिक हमारे पास है, हमने देखा था कि सिलेबस में आपके मापें हैं, रेखिक मापें तथा कोणीय मापें। तो अब उसमें देखते हैं हम क्या होती है रेखिक माप। जो माप क्षैतिज समतल में ली जाती है उसे क्षैतिज दूरी कहते हैं, ठीक है। तो सबको पता है भाई, अगर आप धरती पर किसी क्षैतिज समतल में कोई दूरी मेजर कर रहे हो तो इसको क्षैतिज दूरी कहते हैं, ठीक। ऊर्ध्वाधर दूरी यानी हाइट या वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक। और जो माप ऊर्ध्वाधर समतल में लिए जाते हैं उन्हें ऊर्ध्वाधर दूरी कहते हैं। जो कल हमने देखा था कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कैसे मेजर करते हैं, तो वर्टिकल प्लेन में मेजर करते हैं, ठीक। दो जगहों के बीच की दूरी मेजर करनी हो तो आप क्षैतिज समतल में मेजर करते हैं। अब प्लान बनाने के लिए आपको क्षैतिज मापों की ज़रूरत होती है, ये तो पता है आपको। अगर आपको प्लान बनाना है तो आपको क्षैतिज मापों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। अगर आपको एलिवेशन बनाना है, ठीक, एलिवेशन बनाना है तो आपको ऊर्ध्वाधर मापों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। तो ये आपके अब क्षैतिज मापों की कुछ इकाइयाँ होती हैं, ठीक, मापन की कुछ इकाइयाँ होती हैं, यूनिट्स होती हैं। तब यूनिट कौन कौन सी होती हैं, आपने ये सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, mm, ठीक, ये सब तो देखा होगा। इसके अलावा जो सर्वे कार्य में यूज होती हैं कौन कौन सी, जैसे फिट भी आपने देखा होगा। तो एक फिट में कितना मीटर होता है आपको पता होना चाहिए, 0.348 3048 सॉरी। फिर एक माइल में कितना होता है, 5280 फीट होती है, ठीक। एक यार्ड में 3 फीट होती है आपकी, यानी जो आपकी क्रिकेट फील्ड होती है वो 22 यार्ड की होती है लगभग, तो आप फीट में चेंज कर सकते हैं उसको, ठीक। फिर आपके पास 12 इंच में 1 फीट होता है, ये तो सबको पता है, ठीक। 220 यार्ड में 1 फरलॉन्ग होता है, 8 फरलॉन्ग में 1 माइल होता है, ठीक। फिर 1 नॉटिकल माइल होता है 1853 मीटर के बराबर, 1 इंच में इतना सेंटीमीटर होता है। ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक। तो एक एक करके डिस्कस करना बड़ा कठिन काम है। तो एक फैदम में 6 फीट होता है, ये फैदम आपकी समुद्र की इकाई है। समुद्र में अगर आप डेप्थ मेजर कर रहे हैं तो ये फैदम यूज होती है। फिर 1 एकड़ में कितना
फिट होता है, एक स्क्वायर माइल में कितना एकड़ होता है, ठीक, एक स्क्वायर माइल में कितना किलोमीटर स्क्वायर होता है, ये सब आप पता होना चाहिए जनरल सर्वे को। फिर आपको क्षेत्रीय मापें भी आती हैं, जैसे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मापें यूज़ होती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर आप हैं तो बीघा यूज होता है, 8 बीघा 5 एकड़ के बराबर, 1.6 बीघा 1 एकड़ के बराबर, ठीक, और 1 वर्ग लाठ आपका 1 विश्वासी के बराबर, ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके। फिर आपके पास आती है कोणीय मापें। अब कोणीय मापें सदा किसी संदर्भ रेखा से, अगर आपको कोई कोण निकालना है, जैसे मान लीजिए कोई लाइन है आपके पास ए बी, तो आप इसको अगर इसका एंगल मेजर करना है तो आपको तो पहले संदर्भ पता होना चाहिए, किसके संदर्भ में। जैसे आप मापते हैं नॉर्थ से, ये नॉर्थ है आपका, तो आप नॉर्थ क्या, ये नॉर्थ लाइन आपकी संदर्भ रेखा होगी, इस संदर्भ रेखा से ही आप कोण माप रहे हैं। तो ये एंगल आपको लिए मापने के लिए आपके पास कम से कम कोई संदर्भ चीज़ होनी चाहिए, ठीक, या यामोत्तर होना चाहिए, या कोई समतल में लिया जाता है इसके लिए। तो समतल अब कोण भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, जैसे दूरियां 2 प्रकार की थी, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। उसी तरह से कोण भी, जैसे आप मान लीजिए ये आप अगर आप प्लान देख रहे हैं किसी चीज़ का, ठीक, तो कोई लाइन है ये, उसकी आप कोण माप रहे हैं इस लाइन से, संदर्भ रेखा से, तो ये क्षैतिज कोण है, ठीक। मान लीजिए आपके पास कोई बिल्डिंग है, उस पर अगर आप कोण माप रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल लेवल से, तो ये वर्टिकल कोण है आपका, ठीक, ये हॉरिजॉन्टल कोण है, ये प्लान में है, ये आपका एलिवेशन में है, ठीक। तो ये ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज कोणों का होता है। फिर 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, ये तो सबको पता है, ठीक, ये यूनिट है इनकी। फिर 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, ये सबको पता है, ठीक। फिर आपका डिग्री के साइन क्या होते हैं, मिनट के साइन क्या होते हैं, सेकंड के साइन क्या होते हैं, ये सब आपको पता है, ठीक, देखने से आपको याद होंगे वैसे भी। फिर आपको पता है कि 2 पाई रेडियन 360 के बराबर होता है, ठीक, और 1 रेडियन को आप डिवाइड कर दीजिए, साइड में ले जाएगा 2 पाई से, तो आपको डिग्री मिल जाएगा। फिर 1 डिग्री में निकाल सकते हैं आप, ठीक। इसी तरह से ये यूनिट आपको पता होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि दूरी नापने की विधियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं। जैसे अभी आपने देखा कि दूरी, ठीक, क्षैतिज मापे देखा, ऊर्ध्वाधर मापे देखा, फिर आपने देखा कोण, क्षैतिज कोण, ऊर्ध्वाधर कोण। फिर उसी तरह से अगर आप इनकी विधियाँ देखें या इंस्ट्रूमेंट देखें कैसे मेजर कर सकते हैं इन क्षैतिज दूरियों को आप, तो उसके लिए एक विधि होती है प्रत्यक्ष विधि, ठीक। 2 विधियों में बांटा गया है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में मतलब आप प्रत्यक्ष रूप से उसको नापेंगे, प्रत्यक्ष रूप से नापने का मतलब ए से बी अगर आपको डिस्टेंस मेजर करनी है तो आप या तो चलेंगे, किसी इंस्ट्रूमेंट को दौड़ाएंगे, या तो खुद चलेंगे, ठीक, आप किसी इंस्ट्रूमेंट को यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे, तो ये प्रत्यक्ष दूरी, प्रत्यक्ष माप है। और मान लीजिए ए से बी है, आप बिना इन बीच दोनों पॉइंट के बीच में चले हुए, ठीक, किसी इनडायरेक्ट मेथड से आप ए से बी की दूरी माप ले रहे हैं, तो इसको अप्रत्यक्ष विधि बोलते हैं, ठीक। तो प्रत्यक्ष विधि कौन कौन सी हमारे पास, डायरेक्ट कदम गिनकर। तो आप क्या करिए, ए से बी, ठीक, पॉइंट लीजिए और फिर ए से बी के बीच में आप चलिए, ठीक, कदम चलिए, चलते रहिए, जब बी तक पहुंच जाए तो आप टोटल कदम गिन लीजिए कितने हुए आपके पास, कुछ भी आए होंगे एक्स वाई जेड, ठीक। तो अब आपको पता है कि एक औसत आदमी की जो कदम की जो दूरी होती है वो 75 से 80 सेंटीमीटर के आसपास होती है, ठीक। अब उसको आप कदमों से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको टोटल दूरी मिल जाएगी। हालांकि ये रफ़ी दूरी है, क्योंकि एक आदमी का आपको पता तो होगा नहीं कि एग्जैक्ट कितने हो सकता है, कोई कदम ज़्यादा बड़ा, कोई कदम छोटा, तो ये रफ़ दूरी है आपकी, ठीक। यानी रफ़ दूरी यानी तो ये आप आवीक्षण सर्वे करते हैं, आवीक्षण मतलब ये वाला सर्वे जब करते हैं, जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं करते तो ये आवीक्षण सर्वे होता है। अगर इसमें आप यूज़ करें तो ये इसी तरह से दूरियां मापी जाती हैं कदमों से। फिर आपके पास क्या है, आपके पास है कदम मापी, ठीक। तो कदम मापी क्या होता है, कदम मापी आपके पास एक घड़ी की तरह यंत्र होता है, ठीक। आप उसको क्या करते हैं, अपने जेब में बांध रख लेते हैं, अपने टांगों में बांध लेते हैं, फिर आप चलना स्टार्ट करते हैं। जब चलते हैं तो टांगों की हरकत के कारण उस पर डायल गेज लगा रहता है, जो आपको दिखाता है कि इतने कदम आपने चले, ठीक। फिर आप क्या करते हैं, आपको दूरी पता है एक कदम की 75 से 80, ठीक। इससे मल्टीप्लाई करके आप डिस्टेंस निकाल लेते हो कदम मापी में, ठीक। फिर और क्या आपके पास है, आपके पास है परिभ्रमक द्वारा यानी परएम्बुलेटर द्वारा। अब ये क्या चीज़ होती है, ये आपने देखा होगा कि इस तरह का उपकरण होता है, मैं बना देता हूँ उस उपकरण का कुछ। इसमें एक डंडी होती है और नीचे पहिया लगा रहता है, ठीक, और इधर पे एक डायल गेज लगा रहता है, ठीक। आप क्या करते हैं, ए से बी तक यहाँ हैंडल लगा रहता है, हैंडल को पकड़ के इस पहिए को यहाँ से यहाँ तक लेके जाते हैं, ठीक।
और जिसने अब यहाँ से यहाँ तक लेके जाइए आप, ठीक, तो यहाँ पे आपको जो दूरी है इस डायल गेज में आपको सीधी मिल जाएगी कि कितनी दूरी ये इंस्ट्रूमेंट चला, ठीक, सीधी दूरी मिल जाएगी आपको इस डायल गेज में। बच्चे खेलते हैं ऐसे, ऐसा एक खिलौना होता है, बच्चे खेलते हैं इससे बचपन में, चलना सीखते हैं, उसी तरह का कुछ होता है ये इंस्ट्रूमेंट, ठीक। तो ये आपका परिभ्रमक द्वारा। फिर आपके पास है पेडोमीटर, ठीक। अब पेडोमीटर में क्या होता है आपके पास, पेडोमीटर में कुछ नहीं होता है, जो आपका ये पैसोमीटर है ये सेम यही चीज़ होती है, ठीक। आप अब इसमें क्या था, आप कदम माप रहे थे, कदम माप रहा था वो पैसोमीटर, यानी आप जब जेब में लेके आप कदम में बांध कर चल रहे थे तो वो कदम की संख्या बता रहा था 100 कदम। अब ये पेडोमीटर क्या करेगा, आपको सीधे डिस्टेंस बता देगा कि आप 1000 मीटर चलें, ठीक, या 1 किलोमीटर चलें, ठीक। तो ये होता है पेडोमीटर। फिर आपके पास क्या है, गति मापक। गति मापक ये आपके कार, स्कूटर, ठीक, बाइक, बस, इन सब में लगे रहते हैं, ठीक। ये डायरेक्ट दूरी बताते हैं आपको, प्रत्यक्ष दूरी बता देते हैं कि इतनी दूरी आपकी गाड़ी चली, ठीक। फिर क्या आपके पास जरीब है, फीता है। ये तो आप जरीब तो नहीं सुने होंगे, फीता तो सुने ही होंगे, जो टेप होते हैं, बढ़ई जो यूज़ करता है, जो आपका क्या नाम है, कारपेंटर यूज़ करता है, और ये जो कपड़े बनाते हैं क्या कहते हैं, वो यूज़ करते हैं, ठीक। तो ये फीते होते हैं, फीतों से भी आप डायरेक्ट दूरी मेजर कर सकते हैं। फिर जरीब है आपके पास, जरीब अभी हम देखेंगे आगे क्या होता है। तो ये आपके प्रत्यक्ष विधि है। इन सब विधियों में आपने या तो इंस्ट्रूमेंट ए से बी तक आप लेके गए या उसको दौड़ाए, ठीक। तो ये आपकी प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष क्या है, अब अप्रत्यक्ष साइंस के सिद्धांत पे काम करती है, प्रकाशीय यंत्र विधि होती है, ठीक। ये प्रकाशीय सिद्धांत पर काम करती है। फिर आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा आप मेजर कर सकते हैं, इसके लिए भी इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं, वो देखेंगे। फिर आपके पास क्या है, फिर आपके पास आती हैं कोणीय मापन करने की विधियाँ, ठीक। तो अब इसमें 2 तरह की विधियाँ हो सकती हैं। विधियाँ के इंस्ट्रूमेंट हैं जनरली। पहला आपके पास दिक्सूचक और बॉक्स एक्सेंट और थियोडोलाइट। पहला होता है आपके पास कंपास, ये तो पूरा यूनिट है आपके पास, ठीक। इसमें क्या होती है, चुंबकीय सुई होती है आपके पास, ठीक, और उसके रेफरेंस से आप क्या कर सकते हो, उसके थ्रू आप एंगल मेजर कर सकते हो किसी भी लाइन का, ठीक। और ये बॉक्स एक्सेंट ये भी कुछ इसी तरह कंपास की तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक। इससे आप ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज दोनों कोण माप सकते हो, ठीक। थियोडोलाइट से भी ऐसे ही कर सकते हैं आप, थियोडोलाइट से ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज दोनों कोणे माप सकते हो, मतलब आप ये कोणे भी माप सकते हो और ये कोण भी माप सकते हो, ठीक। ये प्लान में, ये सेक्शन में, ओके। और आपके पास क्या क्या आती है, अब आपके पास है पैमाना, ठीक। पैमाना स्केल आप लोग सुने ही होंगे जनरली, पैमाना क्या होता है, पढ़े भी होंगे जनरली, ठीक। पैमाने, अब मान लीजिए आपको नक्शे यानी धरती यानी फील्ड की कोई चीज़ पेपर पे दिखानी है, ठीक। फील्ड तो इतना बड़ा है, आप इसको पेपर पे दिखा नहीं सकते, तो आपको कुछ पैमाना मानना पड़ेगा, ठीक। यानी नक्शे पर दिखाई गई प्रत्येक दूरी तथा क्षेत्र में ली गई उसी के अनुरूप जो दूरी होती है उसके अनुपात को आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं पैमाना, ठीक, यानी स्केल कहते हैं, ठीक। जैसे आपको 1 सेंटीमीटर, अभी पैमाना मान लीजिए एग्जांपल है आपके पास, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मीटर। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब जो फील्ड में 5 मीटर है वो आपके सीट के अंदर यानी जो नक्शे में है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है, ओके। अब ये जो पैमाना है ये एक नक्शे के लिए स्थिर होता है, ठीक। क्यों, क्योंकि अगर आप ये स्थिर नहीं रखेंगे तो भ्रम की स्थिति पैदा होगी, ठीक। पैमाने को आप निरूपक भिन्न में भी रेफरेंस मतलब डाल सकते हो। जैसे निरूपक भिन्न क्या होता है, नक्शे पर दूरी, जैसे इसी पैमाने को अगर हम निरूपक भिन्न में लिखें तो नक्शे पर दूरी और क्षेत्र में दूरी, ठीक, इनका अनुपात लीजिए और दोनों को एक ही यूनिट में कर दीजिए। जैसे ऊपर आपका सेंटीमीटर में है तो आप नीचे भी सेंटीमीटर में कर दीजिए। ये क्या बता रहा है, 1:500। इसका मतलब ये जो फील्ड में 500 की दूरी है, 500 कुछ भी किसी भी यूनिट में हो सकता है, 500 मीटर, 500 किलोमीटर, 500 सेंटीमीटर, 500 mm, वो आपके पेपर के अंदर 1 mm में है, ठीक। अगर ये mm में है तो ये भी mm में है, अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में है, ये किलोमीटर में है तो ये भी किलोमीटर में, ठीक। ये होता है आपका निरूपक भिन्न। तो ये दोनों एक ही तरह की यूनिट है। तो ये है आपका निरूपक भिन्न, यानी जब आप पैमाने को आप किसी इकाई में प्रदर्शित नहीं करते, सेंटीमीटर, किलोमीटर इन सब में प्रदर्शित ना करके किसी अनुपात में प्रदर्शित कर देते। अनुपात का मतलब मैं बता दिया, यानी
अगर ये 500 आपका फील्ड में कुछ भी है, सेंटीमीटर किलोमीटर स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, ठीक। उसी तरह से ये आपका सीट पे होगा। अगर ये किलोमीटर में तो ये भी किलोमीटर, ये सेंटीमीटर तो ये सेंटीमीटर, ठीक। तो ये आपका निरूपक बिंदु। अब नक्शा और प्लान दो वर्ड आते हैं, ठीक। जैसे आप कहते हैं गोरखपुर का नक्शा, ठीक, या फिर आप कहते हैं लखनऊ का नक्शा, ठीक। कभी लखनऊ का प्लान नहीं कहते, ठीक। या फिर उत्तर प्रदेश का नक्शा, भारत का नक्शा, इंडिया का नक्शा, ठीक। लेकिन आप कहते हैं मेरे घर का प्लान, ठीक। तो प्लान का मतलब जब पैमाना आपका बहुत छोटा हो, पैमाना बहुत छोटा हो, तब आपको कहते हैं उसी चीज़ को नक्शा कहने लग जाते हैं। और जब आपका पैमाना बहुत बड़ा हो यानी बड़ा हो, तो आप उसी चीज़ को आप कहने लग जाएंगे प्लान। जैसे नक्शा पैमाना छोटा बड़ा का क्या मतलब, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्षेत्र है, ठीक, और आपको इस फील्ड में दिखाना है, ठीक। अगर ये क्षेत्र बहुत आपका बड़ा है, ठीक, तो आप जाहिर तौर पे इसको इसमें समाहित करने के लिए आप पैमाने को अपना छोटा कर देंगे, ठीक। पैमाने को अपना छोटा कर देंगे, यानी जो इसकी ज़्यादा दूरी है उसको यहाँ पे कम दिखाएंगे, ठीक। तो ये आपका छोटा पैमाना। अब प्लान क्या होता है आपका, प्लान वही, अगर आपके पास कोई बड़ा छोटा इलाका है और आपको सीट में दिखाना है, ठीक, तो आप इसकी जो बड़ी छोटी दूरी होगी उसको इसके अनुरूप चेंज कर देंगे, यानी छोटा पैमाना बड़ा पैमाना आप लेंगे, ठीक। बड़े पैमाने में लिखेंगे, ड्राइंग बनाएंगे तो ये आपका कहलाएगा छोटा पैमाना, बड़ा पैमाना सॉरी, और ये आपका कहलाएगा प्लान, ठीक। फिर आपके पास उत्तर दिशा, अगर आप कोई भी नक्शा बनाते हैं तो अगर आप इस नक्शे के अंदर उत्तर दिशा का नहीं दर्शाएंगे तो ये आपका प्लान पता नहीं चलेगा कि क्या प्लान है। आप जो देखेगा इस प्लान को उसको समझने में दिक्कत आएगी, एक्चुअल फील्ड कंडीशन समझने में उसको दिक्कत आएगी। इसीलिए आप कभी भी नक्शा बनाते हैं तो उसके कोने पर आप नॉर्थ की जो दिशा है उसको दिखा देते हैं, ठीक। तो आज हमने देखा कि आपका उपकरणों के आधार पर सर्वे का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं आप, ठीक। फिर हमने देखा आपका कि सर्वे के मूलभूत सिद्धांत क्या क्या हो सकते हैं, ठीक। पूर्ण से अंश, फिर नए बिंदु की स्थापना आप किसी दो संदर्भ बिंदु से करेंगे, ठीक। पूर्ण से अंश क्यों करते हैं, क्योंकि अगर कोई त्रुटि होती है आपके क्षेत्र में, आपके सर्वे कार्य में या सर्वेक्षण कार्य में आपकी कोई त्रुटि होती है तो आप वो जो त्रुटि है वो एक किसी क्षेत्र विशेष में ही सीमित रहेगी और फैल कर बड़ा रूप नहीं ले पाएगा, ठीक। अब दो बिंदुओं के, अगर किसी नए बिंदु की स्थापना है तो आपको दो संदर्भ बिंदुओं से करनी पड़ेगी। अब वो दो संदर्भ बिंदु से आप दो मापें लेके करेंगे, ठीक। वो दो मापें कोई सी भी हो सकती है, दोनों रैखिक हो सकती है, ठीक, दोनों कोणीय हो सकती है, कोणीय एक रैखिक हो सकती है, ठीक, कुछ भी हो सकती है। फिर हमने देखा कि कैसे एरर बढ़ जाती है, कैसे एरर कम रहती है, ठीक। फिर हमने मापन की इकाइयाँ देखी, ठीक, कौन सी इकाई किसकी है, कितनी इकाई कन्वर्ट होती है, कैसे क्या करना है, ठीक। क्षैतिज समतल में अगर माप ली जाती है तो क्षैतिज मापे हैं और ऊर्ध्वाधर मिली जाती है तो ऊर्ध्वाधर मापे हैं। फिर हमने कोणीय माप देखी, कोणीय क्षैतिज कोण क्या होते हैं, ऊर्ध्वाधर कोण क्या होते हैं, उनकी यूनिट क्या होती है। फिर हमने देखा कि आप जो क्षैतिज मापे हैं वो कैसे मेजर कर सकते हैं, प्रत्यक्ष विधियों से कर सकते हैं, अप्रत्यक्ष विधियों से कर सकते हैं। प्रत्यक्ष विधि में हमने कदम गिन के देखा, कदम माप भी देखा, परिभ्रमक देखा, पेडोमीटर देखा, गति मापक देखा, जरीब और फीते देखेंगे। अभी फीते आगे भी देखेंगे, पूरा डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, पूरा डिटेल में देखेंगे इनको। फिर अप्रत्यक्ष विधियों में प्रकाशीय यंत्र हो सकते हैं, आपके विद्युत चुंबकीय यंत्र हो सकते हैं। फिर आप कोणीय मापन के लिए कुछ आपके पास विधियाँ हो सकती हैं, ठीक। कोणीय मापन की कौन कौन सी विधियाँ हो सकती है, आपके पास कंपास हो सकता है, क्रॉस सेक्शन हो सकता है, थियोडोलाइज हो सकता है। जो ऊपर वाले हैं ये केवल क्षैतिज आपके कोण दिखाते हैं, ये नीचे वाले दोनों उपकरण आपको ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज दोनों कोण दिखाएंगे, ठीक। फिर आपने पैमाना देखा, पैमाना क्या होता है, पैमाना कुछ नहीं होता। अगर नक्शे पे अगर फील्ड में कोई दूरी है, अगर आप उसको नक्शे के अनुरूप दूरी में दिखाते हैं तो उन्हीं के दोनों को अनुपात को आप क्या कहते हैं, पैमाना कहते हैं, ठीक। पैमाना किसी भी नक्शे के लिए कांस्टेंट होता है, ठीक, यानी स्थिर होता है। फिर उसी पैमाने को आप इकाई के रूप में ना दिखाकर, यानी सेंटीमीटर मीटर में ना दिखाकर किसी अनुपात में दिखा देते हैं तो उसको कहते हैं आप निरूपक भिन्न या रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, ठीक। ये दोनों एक ही यूनिट है, ठीक। बस रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका है इनका, यानी दर्शाने का तरीका अलग अलग है। इसमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों यूनिट को सेम रख देंगे, यानी अगर सेंटीमीटर ऊपर है तो नीचे भी सेंटीमीटर कर देंगे और आप निरूपक भिन्न प्राप्त कर लेंगे। फिर नक्शा और प्लान क्या होता है, नक्शा बड़े पैमाने, जब पैमाना बहुत छोटा होता है तो आपको नक्शा कहलाता है, यानी आप बड़ी दूरी को बहुत छोटी दिखा देते हैं तब उसको कहते हैं आपका नक्शा। और प्लान क्या होता है, जब आप छोटी दूरी को बड़े में दिखाते हैं कंपैरेटिवली, यानी
बड़े में दिखाते हैं तो आप उसको कहते हैं प्लान, यानी बड़े पैमाने पे दिखा रहे हैं आप उसको, ठीक। फिर नॉर्थ डायरेक्शन देखिए हमने, जिस भी कोई भी नक्शा आप बनाएंगे तो उसमें नॉर्थ डायरेक्शन दिखाना ज़रूरी है ताकि भ्रम की स्थिति पैदा ना हो, ठीक। और उसका अंदाज़ा लगाया जा सके कि नक्शा आखिर है कैसा, नक्शे को कैसे रखें तो हमको क्षेत्र विशेष की सही जानकारी मिलेगी। तो इसके लिए आपको नॉर्थ की डायरेक्शन दिखानी बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम देखेंगे नक्शे का सिकुड़ना, ठीक। थैंक यू।